वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बार जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी, यानी कि उसके सबसे प्लस पॉइंट क्या था, और वीबीटी से हम जो स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन करते थे वो किस तरीके से करते थे, वो एक बार फिर से रिवाइज करते बेटा। एक्चुअली क्या होता था वीबीटी के अंदर, हम मैग्नेटिक मोमेंट्स के अंदर को फाइंड आउट करके, देखो कैसे हम अभी बात करेंगे कि कैसे हमें अगर मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया जाए किसी भी कंपाउंड का, अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाए तो हम उसकी स्ट्रक्चर्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में किस तरीके से हेल्पफुल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, मान लीजिए मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक मेरे पास है NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है, और एक मेरे पास है NiCN4 2 नेगेटिव। ये मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या करते थे हम, मैं पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालती हूँ और मैं फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके देखती हूँ। जब मैंने NiCl4 का जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया तो वो आया 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी कि जो न्यू की वैल्यू है, देखो अगर न्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हमने एक फॉर्मूले से हमने पहले भी बात की थी। क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n×n+2। अगर यहाँ पे 1 पुट करते हो तो जो वैल्यू आएगी, 2 पुट करते हो तो जो वैल्यू आएगी, इस तरीके से न्यू की वैल्यू हम पर्टिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा कि जो न्यू की जो वैल्यू आ रही थी वो 2 पॉइंट समथिंग आ रही थी। इसका मतलब वो 2 पॉइंट समथिंग कब हो सकती है, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट जो भी वैल्यू है वो दे दूं तो आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। n कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब n=2। तो मैग्नेटिक मोमेंट से हम क्या फाइंड आउट किया हमने, कि जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है NiCl4 जो बनेगा ना, उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो हमने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, हम हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखते हैं, इस चीज को लिख के देख लेते हैं NiCl4 को। यानी जब सबसे पहले वही वाली चीज निकल, निकल के बारे में कैसे लिखोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, कौन से नंबर पे आया, 8। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे फाइंड आउट करोगी, दोबारा सुन लो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पे आ रहा है, तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे, 3d8 4s2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सिर्फ किसके लिए है, निकल के लिए है। ठीक है, ये इसकी एलिमेंट्री स्टेट के अंदर है। जब हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, तो हम कैसे करेंगे, निकल को हमने क्या पुट करना है, x माइनस Cl कितना है 4, यानी कि एक के ऊपर -1 और 4 है तो -4 = -2। ठीक है, तो x कितना हो गया, इधर लेके जाओगे ये 4 इधर चला गया, तो यानी कि 4 प्लस का था और ये 2 माइनस का है, तो -2 x +2। इसका मतलब x निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। और निकल के ऊपर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है बेटा, इसका मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकल में से क्या करना है, सॉरी एक बार फिर से लिख देती हूँ, ये निकल से क्या करना है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देते हैं। देखो ध्यान से सुनना है कैसे करना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव कब आ सकता है, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3d8 4s0। ठीक है, तो आपने ये वाला लिखा, यहाँ पे d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला 2 4 और 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के अंदर, और एस क्या है, 0। तो हमने क्या लिखा, 4s, और ये क्या है हमारे पास 3d, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4p। ठीक है, 4p क्या है 0, 4d क्या है 0। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 4p। अब मैं डी के अंदर निकल 2 पॉजिटिव में आने के बाद तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को भर के देख लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ध्यान से सुनना बेटा,
अब हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने निकाला था वो हेल्पफुल है। वो कैसे हेल्पफुल है, देखो मैंने इतना कर लिया है, और जब मैंने NiCl4 का जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था वो आया था 2 के आसपास, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो 2 आए थे इसके अंदर। तो वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब रहेंगे, जब यहाँ पे जो Cl जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो कहाँ पे बैठना स्टार्ट करें। देखो 2 तरीके पढ़ाए थे मैंने आपको, एक तो ये इसको पेयर अप कर दे, ये इसको उठा के यहाँ पे बैठा दे और यहाँ से फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक तरीका, उस टाइम पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। लेकिन जब हमने मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया तो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या बताया, पहले वो मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते, और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के बाद वो ये बताते कि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्लोरीन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट किया। यानी कि क्लोरीन कहाँ पे आया, एस के अंदर आया फर्स्ट। कितने क्लोरीन है, 4, तो इसका मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो इसका मतलब 4 क्लोरीन है यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे बेटा, सिंपल है, 4 क्लोरीन। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप खुद बता सकते हो, कितना हो गया, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल, है ना। तो एक बात बताइए, क्या ये हेल्पफुल नहीं हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट हमें पहले पता है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अब इसके ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इनर आउटर मैंने आपको पहले भी सिखाया, ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया ना, मतलब सिंपल है। डी वाले में फाइंड आउट करते हैं, इसमें तो यही वाले चीजें हम कर सकते हैं। डी कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ से, इनर साइड में, यानी कि सॉरी जो टेट्राहेड्रल है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ये एस और पी यूज होगा इसके अंदर। इनर और आउटर वाला कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ध्यान रखना, 4 के लिए हमें इनर और आउटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या बताना है कि अगर ये एस और 3 पी यूज हो रहे हैं तो स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल। अब ध्यान से देखना, इधर देखो, फिर उसने क्या किया, उसने देखा कि इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकाला इसका। सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा, जो भी कंपाउंड लेते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट आया 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0 आने का मतलब जब हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो वहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो सकता है। इसका मतलब हम अब स्टार्ट करेंगे। तो हमने दिमाग लगाया, निकल को फिर से लिखा, निकल की वही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। निकल की अभी हमने निकाली थी, कितनी आगे थी, 3d8 4s2। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे। ये तो भाई देखो कहीं पे भी हो, ये तो यही रहेगा ना, ये निकल तो हम एक बार जो भी नाम है जो उसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, वही आएगी। देखो x और Cn के ऊपर -1 होता है, तो 4 है तो कितना हो गया, -4 इज इक्वल टू -2, है ना। x इज इक्वल टू, ये इस साइड चला गया तो ये 4 - 2, तो x कितना हो गया हमारे पास, +2। तो इसका मतलब निकल किस फॉर्म में है, निकल 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो इस यहाँ पे क्या करोगे आप, s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दोगे, तभी तो 2 पॉजिटिव में आएगा। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दोगे तो s के अंदर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब 3d8 4s 0। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करके देख लो एक बार, यहाँ पे 4s, 4p भी होगा, 4s है तो 4p 0, 4d क्या है 0। p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। और d क्या हो जाएगा, d के अंदर कितने होते हैं, 5। अब हम देखेंगे हमें कितनों की जरूरत है। मैंने क्या बोला, निकल 3d8 में है बेटा, तो सबसे पहले तो हमारा काम है, हम निकल को के अंदर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो जो अब हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने स्टार्टिंग में किया था उसी से हमें सब कुछ पता चलता है। देखो उसके हिसाब से उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो 2 दिख रहे हैं हमें अनपेयर्ड, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन ये तो 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट से हमने फाइंड आउट कर लिया था, पहले ही चालाकी कर ली थी हमने कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो हम अब उस चीज का जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था उसका फायदा उठा के क्या बोल देंगे कि ये वाला क्या करेगा, जो ये Cn आ रहा है ना, ये क्या करता है, पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग करने का मतलब क्या करेगा बेटा, वो जब, ऐसा नहीं है, Cn एक सीधा साधा लिगेंड नहीं है कि वो आया और, अब देखो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है किसी को परेशान करना नहीं चाहते, अगर Cn सीधा साधा होता, एक सीधे दिमाग का बंदा होता तो क्या करता, ठीक है भाई ये जगह खाली है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, हमें तो चार को ही बैठना है, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, चार बैठ सकता था, है ना। सॉरी ये एस भूल गए ना हम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एस बीच में है, 4s है बेटा, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे और तीन यहाँ पे बैठ सकते थे बिल्कुल आराम से, लेकिन थोड़ा सा चालाक है और थोड़ा सा मतलब अ, दादागिरी दिखाएगा, क्या करता है, यहाँ से बोलेगा कि भाई तुम पेयरिंग करो, तुम दो दो बैठो, मैं यहाँ से बैठना स्टार्ट करूंगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनकी पेयरिंग करा देता है, और यहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, सॉरी ये एस बनाना फिर से भूल गए, ये वाला है ना, ये क्या है 3D, ये क्या है 4s, ये क्या है 4p और ये 4d, इस तरीके से। तो इसने क्या किया, एक जो Cn है, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव और एक और Cn नेगेटिव, तो क्या आए बेटा, अब हम यहाँ से स्ट्रक्चर बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक D, एक S और दो P, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। DsP2 का मतलब क्या है, स्केयर प्लेनर, ऑब्वियस सी बात है। sp3 क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और DsP2 क्या होती है, स्केयर प्लेनर, स्केयर प्लेनर। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो स्केयर प्लेनर, इसका मतलब निकल के ऊपर तो टेट्राहेड्रल थी, यहाँ Cl तो कैसे थे, एक यहाँ पे एक Cl यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से स्ट्रक्चर थी ये वाली तो, है ना। पहले वाली तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, लेकिन ये वाली कैसी है, स्केयर प्लेनर। स्केयर प्लेनर कैसे बनेगी, NiCN, एक ही प्लेन के अंदर चारों बैठ जाएंगे Cn, जैसे एक बुक का पेज हम लगा सकते हैं इस तरीके से एक ही प्लेन के अंदर। तो ये वाली स्ट्रक्चर, तो दोनों में फर्क है ना, मैंने आपको क्लास में भी कई बार टेट्राहेड्रल और स्केयर प्लेनर बना के दिखाया है। तो ये तो क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये 2D स्ट्रक्चर होती है। पॉइंट क्या समझ आ रहा है हमें, ये 2 नेगेटिव था, इसके ऊपर लगा के दिखा सकते हो आप, क्या समझ आया हमें कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता था, और मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट की, जो प्रेडिक्शन की है ना। तो यहाँ पे भी हमने यही किया कि पहले मैग्नेटिक मोमेंट जो पता था उसके बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन की है। अरे पॉइंट ये है ना कि हमें कैसे पता, Cl भी तो पेयरिंग कर सकता था। Cl क्यों बोला, क्योंकि इस ये नहीं कर रहा है, कहाँ से पता करा कि ये नहीं कर रहा है पेयरिंग, क्योंकि हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया। अगर पेयरिंग करता तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 आना चाहिए था, इस तरीके। तो पहला कंसेप्ट तो ये है बेटा कि जो वीबीटी के अंदर जो ये पेयरिंग और अनपेयरिंग वाला, कि कुछ लिगेंड्स तो पेयरिंग कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो ये वो सारा कंसेप्ट किसके बेसिस पे किया गया था, मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे किया गया था, ठीक है। अब हमें जो कंसेप्ट लगाना है, यानी कि जो हमारा अब जो क्वेश्चन आना है वो है कि वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस थी, यानी ये वीबीटी ठीक है बहुत हेल्पफुल रही हमें कई सारी चीजें बताने में, लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। लिमिटेशंस मतलब कहाँ कहाँ पे, फिर ऐसे तो सब किस स्ट्रक्चर्स बता सकते थे हम, फिर फेल कहाँ पे होगी थी वीबीटी, हम उसके बारे में बात करेंगे। जब हम किसकी बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, तो उसकी एक कंपाउंड वही है, फेल करने के लिए तो एक ही चीज काफी होती है। एक कंपाउंड बताएंगे अभी आपको जिसकी वजह से ये जो वीबीटी थ्योरी थी वो फेल हो गई थी बेटा। एक कंपाउंड के बारे में आपको सिखाएंगे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस चीज को कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी सिखाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम एक कंपाउंड लेके चलते हैं, जब आप नोट्स ड्रॉ करोगे तो उसको बना के दिखाओगे, ठीक है। तो शायद बुक के अंदर उसकी स्ट्रक्चर नहीं दे रखी, लेकिन आपको बताएंगे कि किस तरीके से। देखो एक ये था कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव, ये एक ऐसा कंपाउंड था जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक के तौर पे काउंट करते हैं हम वीबीटी की, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये किस तरीके से करता है, वीबीटी की को फेल कैसे कर दिया इसने। तो अभी तक जो सिखा रहे थे उसके बेसिस पे कर रहे थे, लेकिन वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, इसलिए ये फेल हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ,
जब हमने ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखनी है तो कंसेप्ट वही रहेगा बेटा, कैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना। तो ये क्या होता है 3D9, क्योंकि 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3D9 4s2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में देखा जाए तो कितनी होनी चाहिए, डी के अंदर 9, ये वाला, है ना, और 4s के अंदर 2 एक्चुअल में। लेकिन ये 3D9 ना होके ये s वाला एक आगे चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि ये अगर ये यहाँ पे 10 हो जाएंगे ना तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा। और स्टेबिलिटी के लिए एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर, जो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो वो क्या हो जाती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इस s वाला इसके अंदर चला जाता है। तो जब हमसे लिखवाया जाता है तो हम इसको नहीं लिखते, कौन से वाले को लिखते हैं, करेक्ट कौन सी होती है 3D10 4s1, है ना। इस तरीके से तो हर जगह ऐसा नहीं होता है, जहां जहां पे ये फुल फिल्ड होने की पॉसिबिलिटी होती है ना, इसलिए वहां पे लिखते हैं। तो जब भी आपसे किस तरह का कंपाउंड क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, कॉपर के अंदर, फटाफट से आपने उठाया क्वेश्चन, आप क्या लिखोगे, कॉपर है, हमें पता है कॉपर के अंदर क्या होता है 3D10 4s1 होता है, ये वाली बात। अब इसका मतलब यहाँ पे होना क्या चाहिए बेटा, इसके हिसाब से तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, जो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कॉपर को x रखा हमने, कॉपर को हमने x रख लिया, और अमोनिया के ऊपर क्या होता है 0, और ओवरऑल के ऊपर कितना है +2, तो हम क्या लिखेंगे +2। तो इसका मतलब x कितना आ गया +2। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +2 है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया कि कॉपर के ऊपर हम क्या लगाएंगे +2 लगाएंगे, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो। तो s के पास तो एक ही है, एक तो यहाँ से भगाओ और एक यहाँ से भगाओ, तो कितनी बच जाएगी 3D9 4s0, है ना, क्योंकि एक यहाँ से चला गया तो एक यहाँ से गया तो 0 हो गया, और एक यहाँ से गया तो ये 9 हो गया। तो हमने लिखना स्टार्ट किया, हमने क्या लिखा यहाँ पे डी के लिए 9 इलेक्ट्रॉन्स, फटाफट से लिख देंगे हम। और अब ड्रॉबैक की बात करेंगे तो 4s 4p 4d यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो गया 4d, हम यहाँ से ये लिखते हैं, s फिर से छोड़ दिया ना मैंने, 4s और ये p, है ना, ये क्या है 3d 4s 4p 4d, ऐसे करना है बेटा। अब हमने भरना स्टार्ट किया, क्या है 3d के अंदर 9 है तो हम फटाफट से भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ध्यान से देखना है, अब यहीं से इसकी गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी, इसने जो गड़बड़ करी। तो ये तो शाना बनेगा, यानी कि जब इसने मैग्नेटिक मोमेंट को देखा तो देखा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये खुश हो गया कि ठीक है मैं बता देता हूँ। तो उसने बताया, जब हम भर के देखेंगे तो भाई देखो, अगर स्ट्रॉन्ग आए या फिर वीक आए क्या फर्क पड़ता है, एक ही है, किसको पेयरिंग कराएगा, किसी को नहीं कर सकता, ये 3 तो कर ही नहीं सकते ना किसी भी तरीके से। तो लॉजिक क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरने स्टार्ट करने हैं, एक तो यहाँ बैठे, एक यहाँ पे होना चाहिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से होना तो ये चाहिए कि एक s और 3p, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो हमें सिखाया गया है, विबिटी ने जो हमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन किए उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या बननी चाहिए sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये वाली चीज होनी चाहिए। लेकिन ये गलत निकला बेटा, ये वाला कंपाउंड के बारे में जो इसने बोला ना कि sp3 और टेट्राहेड्रल, मतलब ये बोलने लगा, तो ये वाली बात गलत निकली। जब क्या किया गया, एक्चुअल स्ट्रक्चर देखी गई तो क्या मतलब क्या पता चला, एक्चुअल स्ट्रक्चर देखी गई तो पता चला कि जो ये स्ट्रक्चर होती है वो sp3 ना होके, इस कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड sp3 फॉर्म में ना, टेट्राहेड्रल ना होके, ये तो क्या है स्क्वायर प्लेनर है। एक्चुअल में जो ये कंपाउंड है ये वीबीटी के बेसिस पे तो क्या देखा जाए तो क्या बन रहा है टेट्राहेड्रल बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में, इन एक्चुअल में ये क्या है
स्केयर प्लेनर, स्केयर प्लेनर है ना। स्केयर प्लेनर तो कब हो सकता है, जब क्या हो, ये यहाँ पे बैठे, यानी कि डी स्केयर प्लेनर कब होता है बेटा, स्केयर प्लेनर होता है जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। यानी कि जो अमोनिया है वो एक तो डी में बैठे, एक एस में बैठे और दो पी में बैठे, जब तब जाके एक स्क्वायर प्लेनर बनती है। तो ये वाली थ्योरी यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर बता रहा था वो गलत हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज नहीं बता पाया कि किस तरीके से, लेकिन जब एक्सरे स्टडीज, और भी तरीके होते हैं बेटा स्ट्रक्चर को बताने के, तो जब एक्सरे स्टडीज की गई तो उसमें बताया गया कि जो स्ट्रक्चर है वो स्केयर प्लेनर है। तो वो यहाँ पे फेल हो गया था कि क्यों स्केयर प्लेनर है, ये नहीं बता पाया। उसने सिर्फ क्या बोला, उसने सिर्फ ये बोल दिया, फिर उसने मॉडिफाई कर दिया। उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये DsP2 कैसे है, उसने मॉडिफाई किया कैसे, जो ये 3D था, ये वाला यहाँ पे, ये वाला 4s, यहाँ पे क्या है 4p, और यहाँ पे क्या है 4d, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3D, 4s, 4p और 4d। अब वो जब वही है, इंसान कुछ घबराएगा तो वही है, कुछ चालाकी तो करेगा ना, तो उसने चालाकी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो बोला, उसका रीजन क्या बताया, DsP2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो ये वाला जो लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पे चला जाता है, यहाँ P वाले में चला जाता है, यानी कि इसके अंदर। देखो जैसे मैं अभी बताती हूँ, एक सेकंड रुकना बेटा, ये कर्सर काम नहीं कर रहा है। ये वाला देखो, मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये वाले था ना, एज इट इज लिखते हैं। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो बोला कि है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है, इस वाले P के अंदर, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला जाएगा तो ये वैकेंट हो जाता है, और जो ये वाला अब करके दिखाते हैं हम, जो ये अमोनिया है वो कहाँ पे आता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये बताया। उसने बोला कि जो जो अमोनिया है NH3, 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 NH3 ऐसे हो गया, लेकिन क्यों हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ क्यों चला गया, उसने जस्टिफाई कर दिया। हम क्या करते हैं, मान लो मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप पूरी मेहनत से कुछ काम करते हो, आपकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन एक पेज अगर आगे पीछे हो गया तो आप उसका कुछ तो एक्सप्लेनेशन दोगे ना, आप अपने सारे काम को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही वाली बात यहाँ पे है कि वो उसने कोशिश किया कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ उठ के चला गया है, और क्या हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, स्केयर प्लेनर। लेकिन ये चला क्यों गया, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसी वजह से वीबीटी फेल हो गई थी। यानी कि कई सारे कंपाउंड्स में मैक्सिमम, ये लगा लो कि मैक्सिमम कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेगी बेटा। जब आपसे पूछा जाएगा तो वीबीटी के बारे में, तो आप आसानी से लिख सकते हो, जितने भी बनवाए जाएं वो बनाना आप। लेकिन ये वाला एक आध एग्जांपल जैसे आपको बताना है कि ड्रॉबैक्स क्या थी, तो आप ये वाला एग्जांपल लेके बताओगे कि जब ये वाले कंपाउंड हैं तो इस तरह के कई सारे कंपाउंड्स और भी थे जिनके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये आपकी बुक के हिसाब से आपको सिर्फ ये वाला बताना है कि इसकी स्ट्रक्चर उसने बताई थी टेट्राहेड्रल, लेकिन एक्चुअल में क्या है, स्केयर प्लेनर। उनके हिसाब से तो ये टेट्राहेड्रल बन रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, स्केयर प्लेनर। इतनी बात होगी। तो वीबीटी की लिमिटेशंस के बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं। तो वीबीटी की लिमिटेशंस क्या थी बेटा, उसने जो सारी कहानी पढ़ाई, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ाया आपको, तो उसने जो सारी कहानी बताई कि ये जो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, इस वाले में पेयरिंग कर दी, तो उसने ये बताया कि क्लोरीन तो वीक है इसलिए बाहर आके बैठ गया, CN स्ट्रॉन्ग है इसलिए अंदर से बैठना स्टार्ट किया उसने यहाँ से, इस वजह से। तो ये सारा मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा था। वो कोई भी प्रूफ नहीं था इसके पास कि क्यों, ऐसा क्यों, वो Cl भी यहाँ से जो फीलिंग है वो स्टार्ट क्यों नहीं की, ये वीक लिगेंड क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है।
ये वाली बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी उनके पास। तो सबसे पहले ड्रॉबैक तो यही थी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के बारे में कि ठीक है ये स्ट्रॉन्ग वीक बता रहा था, लेकिन वो क्यों है ये वाली चीज नहीं थी उसके पास। ठीक है, तो दूसरा जो मतलब हम बात करें कि एक और जो कंसेप्ट था वो कुछ सारे कंपाउंड्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बता पा रहा था। जैसे मैंने अभी एक पूरा एग्जांपल आपको लेके और करके दिखाया कि इसके बारे में नहीं बता पा रहा था। कुछ एग्जांपल्स कुछ ऐसे थे जिनके बारे में वो नहीं बता पा रहा था। एक दूसरी बात और है बेटा, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कलर जो आता है इनके अंदर, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब कलर के बारे में कोई सूटेबल आंसर नहीं दे पाया था। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, तो वो क्यों होते हैं उसके बारे में नहीं बता पाया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो किसके बारे में, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में। जो मतलब कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होती है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। तो पॉइंट क्या है, अब ये जो सारी चीजें जैसे कलर हो गया, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ होगी, या फिर हम स्ट्रक्चर, सारी की प्रॉपर स्ट्रक्चर, वो सारी की सारी कहाँ से पता चलेंगी हमें, CFT से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे, यानी कि CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आपको जो टॉपिक करना है वो है लिमिटेशंस ऑफ विब्रिटी। अच्छे से पढ़ के देखना है, अगर कुछ भी समझ नहीं आए, अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी बेटा। अब CFT एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको सारी चीजों के आंसर, जैसे कलर क्यों है, और ये जो मतलब जो स्टेबल, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हमें वहां पे पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कर लोगे आप सभी।